So hey guys, welcome back to our channel that is Academics NEET। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज़ जिसका नाम है नीट टॉपिक्स इन 20 मिनट्स। बेटा बायोलॉजी के लिए ये सीरीज़ मैंने लॉन्च करी है। 20 मिनट्स के अंदर हम नीट के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला टॉपिक मैंने लिया है दैट इज़ सेल थ्योरी। और कौन से चैप्टर से चुराई गई है बेटा ये टॉपिक? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से। क्लास 11th का बेटा ये चैप्टर है। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। देखो यार, सेल थ्योरी नाम से क्या लग रहा है आपको? बेटा ये उस ज़माने की बात चल रही है जब हम सेल के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे। हम कोशिश कर रहे थे सेल को समझने की एंड उस कोशिश के अंदर बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट आए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने थोड़ी ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ दी, उन साइंटिस्ट को बेटा हमने अपनी बुक्स के अंदर ऐड कर दिया। तो देखो, सेल थ्योरी को किसने सबसे पहले दिया? तो दो साइंटिस्ट हैं जिन दो साइंटिस्ट ने बेटा मिलाकर सेल थ्योरी को दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है पेपर के अंदर कि किसने सेल थ्योरी दी थी? तो श्लेडेन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे। वापस सुनो, श्लेडेन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, मतलब सेल थ्योरी को दिया। अब सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पता है क्या आता है? सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है कि श्लेडेन और श्वान में से जोलॉजिस्ट कौन था और बॉटनिस्ट कौन था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बेटा श्वान वर्ड से आपको याद आ रही है एक बर्ड होती है स्वान नाम की, है ना? स्पेलिंग भले ही गलत हो सकती है, एक बर्ड होती है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और बर्ड क्या है सर? बर्ड इज़ एन एनिमल। एनिमल है तो बिल्कुल बेटा श्वान, जिससे आपको बर्ड याद आई थी, वो श्वान भी कौन हो गए? एनिमल्स की स्टडी करने वाले जोलॉजिस्ट हो गए। तो जो बच गया वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा बॉटनिस्ट। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़, श्लेडेन बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो जोलॉजिस्ट थे। दूसरी चीज़ यार, इनकी कंट्री वो आप याद कर लेना। श्लेडेन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट और श्वान इस हिसाब से ब्रिटिश जोलॉजिस्ट हो गए। क्लियर? अगली चीज़, इन्होंने कौन से ईयर में काम किया? श्लेडेन ने काम किया था बेटा 1838 के अंदर एंड श्वान ने काम किया था 1839 के अंदर। सर ये डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी क्या? देखो यार, मैं आपको बस इतनी सी बात कहूँगा कि सिलेबस हो चुका है रिड्यूस। ऊट पटांग क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आ सकते हैं। एनटीए से कुछ एक्सपेक्ट मत करना आप, क्या देगी क्या नहीं देगी। ये डेट्स वेट्स जो भी एनसीईआरटी में गिवन है सब इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ इन डेट्स को याद कर लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि श्लेडेन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। श्लेडेन ने 1838 में काम किया एंड श्वान ने 1839 में काम किया। श्लेडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। अब एक एक करके पढ़ते हैं इन्होंने काम क्या क्या किया। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा श्लेडेन की। देखो, श्लेडेन ने एक बहुत प्यारी सी बात कही। एक बात बताओ, श्लेडेन कौन थे, बॉटनिस्ट या जोलॉजिस्ट? सोचो, अभी बताया। बिल्कुल बेटा श्लेडेन थे आपके बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने स्टडी किया प्लांट्स को। किसको स्टडी किया? प्लांट्स को। इन्होंने कहा जो प्लांट्स की बॉडी होती है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है और यही सेल्स बाद में जाके देखो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं प्लांट्स के अंदर। क्या बोला इन्होंने? जो बॉडी है प्लांट्स की, दे आर मेड अप ऑफ और दे आर सिंपली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच इन टर्न फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। क्लियर है ये चीज़? सिंपल सी बात थी यार। आगे बात करते हैं। देखो, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया एक बार वो देख भी लो। सेल थियरी किसने दी थी? श्लेडेन ने दी थी एंड श्वान ने दी थी। श्लेडेन ने बेटा 1838 में काम किया, जर्मन बॉटनिस्ट थे। एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को और क्या बताया? ऑल द प्लांट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स से बने होते हैं, विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट।
और वो अलग अलग टाइप के सेल टिश्यू बनाते हैं प्लांट्स के। बिल्कुल सही। नेक्स्ट यार आती है बात श्वान की। देखो श्वान जो थे वो थे आपके जोलॉजिस्ट, तो कायदे के अनुसार तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, एनिमल सेल्स को पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने एनिमल सेल्स को, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल्स को पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो रिपोर्ट करी वो थी कि जो एनिमल सेल्स है ना, उनके बाहर एक थिन लेयर है, एक थिन फ्लेक्सिबल लेयर है, जिसका नाम आज की डेट में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैं आपको सही बताऊं तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने पर्टिकुलरली एनिमल सेल्स नहीं कहा, इन्होंने कहा जो सेल्स होते हैं उनके बाहर एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जिसका आज नाम हमने रखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स की बात कर दी। इन्होंने बेटा कुछ प्लांट सेल्स को भी पढ़ा। प्लांट सेल्स को पढ़ने के बाद इन्होंने एक और बात बोली, क्या बोला कि जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल का जो होना है वो एक यूनिक कैरेक्टर है, किसका, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स का। वापस सुनो, देखो वापस सुनो एक बार, श्वान ने क्या क्या किया। सबसे पहले एनिमल सेल्स को पढ़ा, और एनिमल सेल्स को पढ़ने के बाद इन्होंने कहा जो सेल्स होते हैं उनके पास एक आउटर फ्लेक्सिबल थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इन्होंने बेटा प्लांट सेल्स को भी पढ़ा, और प्लांट सेल्स को पढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि जो सेल वॉल है उसकी प्रेजेंस, देखो सेल वॉल कौन सी है, पिंक वाली, सेल वॉल की जो प्रेजेंस है ये एक यूनिक कैरेक्टर है, किसका, प्लांट सेल्स का। याद रखना बेटा प्लांट सेल्स के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर आ जाती है जिसका नाम क्या होता है, सेल वॉल। अब कहीं ना कहीं बेटा ये थोड़ी सी गलत बात है, इन्होंने कहा कि यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का। नहीं बेटा, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, कुछ कुछ प्रोटिस्टा के पास भी सेल वॉल होती है, फंगाई के पास भी सेल वॉल होती है, प्लांट सेल्स के पास तो सेल वॉल होती ही है। बिल्कुल, बस एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। आ रही है बात समझ में? तो अकेले प्लांट सेल्स का यूनिक कैरेक्टर नहीं है। अगर आप एनिमल और प्लांट सेल्स को ही सिर्फ कंपेयर करो तो आप कह सकते हो कि ये सेल वॉल का प्रेजेंस होना सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स का ही कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर हो गया फिर उनका। ठीक है, और जिस टाइम पे बेटा इन्होंने अपनी थ्योरी दी है वो इतना पुराना टाइम है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ही जानते हैं, इसीलिए इन्होंने ये बात कह दी कि जो प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल है दैट इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। आई बात समझ में? तो देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ऑलरेडी। श्वान ने क्या क्या काम किया, 1839 में काम किया, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को, एनिमल सेल्स को, और रिपोर्ट किया कि जो सेल्स हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर है जिसको आज की डेट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं। इन्होंने प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया और कहा प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल का होना एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का, इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब बेटा इस बेसिस पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, श्वान हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। श्वान हाइपोथेसिस क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो बॉडीज हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब जो बॉडीज बनी हुई हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो किससे बनी है, सेल्स से बनी हुई हैं, और सेल के प्रोडक्ट से, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बेसिकली यहाँ पे किसकी बात कर दी इन्होंने, सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर दी। तो उन्होंने बेसिकली क्या कह दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बेटा सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बनी हुई है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो ये सारे काम किए बेटा श्वान ने। आगे बात करते हैं बेटा, श्लेडिन एंड श्वान ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया इन्होंने सेल थ्योरी। अब बेटा इसके ड्रॉबैक क्या क्या थे, बेटा ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स जो है वो बन कैसे रहे हैं, नए सेल्स कहाँ से आए, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इस पॉइंट को दूर करने के लिए, इस क्वेश्चन को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्गो। 1855 में इन्होंने एक लाइन बताई, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ऑब्वियसली बेटा दूसरी लैंग्वेज में है ये, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपके नए सेल्स बन रहे हैं ना, वो आपके पुराने सेल्स से ही बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, जो पुराना सेल है बेटा वो डिवाइड करता है और नए सेल्स की फॉर्मेशन करता है। सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग मतलब वो सेल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, वही सेल्स डिवाइड करे हैं और उनकी वजह से नए सेल्स बने हैं। आई इतनी बात समझ में? तो देखो, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे श्लेडेन, श्वान और रुडोल्फ वर्को, इन तीनों साइंटिस्ट ने जो स्टडी करी, उसके बेसिस पे आज हमने एक मॉडर्न सेल थ्योरी निकाल दी और इसके अंदर हमने दो ही पॉइंट्स को सिर्फ इंक्लूड किया। पहला पॉइंट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती भी है बेटा, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या मतलब है इसका? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जिसके पास एक सेल के पास जितना सामान होता है उतना भी नहीं है, तो वो कभी भी इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होके ही जिंदा रह सकता है। मतलब एक सेल को जिंदा रखने के लिए, एक सिंगल सेल को जिंदा रखने के लिए जो सामान ज़रूरी है, एक ऑर्गेनिज्म के पास कम से कम उतना तो होना ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। क्यों इस पॉइंट पे एम्फसाइज किया बेटा मैंने? अभी बात करेंगे इसके बारे में। और दूसरा सेल पॉइंट देखो, दूसरा सेल थियरी का जो पॉइंट है वो ये है कि जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आ रहे हैं। तो मॉडर्न सेल थियरी सिर्फ दो पॉइंट्स की है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक्सेप्शंस ऑफ दी सेल थियरी। इसीलिए बेटा मैं उस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा था। वायरस के पास बेटा इतना सामान भी नहीं है जितना एक सेल को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए। मतलब बेटा वायरस तो यूनिसेलुलर भी नहीं है, उसके पास एक सेल को जितना चाहिए जिंदा रहने के लिए उससे भी कम सामान है। बेसिकली वायरस के पास है क्या? वायरस के पास बेटा सिर्फ और सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए है, उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। तो वो होस्ट की बॉडी से जब बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब बेटा वायरस होस्ट के अंदर आ गया तो वो लिविंग की तरह एक्ट करता है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए बेटा सेल थियरी के अंदर हम वायरसेस को नहीं रख पाए। क्यों? बिकॉज कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग, और ना ही उसकी बॉडी सेल से बनी हुई है। वायरस क्या है बेटा? वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, लिविंग है नॉन लिविंग है नहीं पता। इसीलिए बेटा सेल थियरी के अंदर वायरस को कोई जगह नहीं मिल पाई। दूसरी चीज़ बेटा सीव ट्यूब सेल्स एंड मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? यहाँ पे सिर्फ मैमल के आरबीसीज की बात चल रही है। आप सारे के सारे कॉर्डेट्स के आरबीसीज को मत सोच लेना। सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के जो आरबीसी हैं वही ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, और सीव ट्यूब सेल्स भी ई न्यूक्लिएटेड होती है। सर ई न्यूक्लिएटेड मतलब? देखो, न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जिसके पास न्यूक्लियस हो, और ई जब बेटा आगे लग जाए तो उसने उस चीज़ को त्याग दिया। मतलब इनके पास न्यूक्लियस होगा एक टाइम पे, इन्होंने उसको त्याग दिया, हटा दिया अपनी बॉडी में से, अपने सेल में से। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, वो हम बेटा दूसरे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए सीव ट्यूब सेल्स और मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट स्टिल बेटा वो लिविंग सेल्स हैं। आरबीसी तो लिविंग सेल है, घूमता नहीं क्या अपनी बॉडी में? बिल्कुल घूमता है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो डिस्टर्ब कर दिया ना उसने, कि अगर बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बना होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ सेल, न्यूक्लियस की कमी, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ सेल के अंदर कमी नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन है सेल थियरी के अंदर। आई बात समझ में? बताओ। तो वायरसेस, सीव ट्यूब सेल्स एंड मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज, दे आर द एक्सेप्शंस टू द सेल थियरी। तो यही था बेटा सेल थियरी, जितना मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं पेपर में। देखो, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं क्लास में ही ख़त्म करेंगे, जिससे इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं चाहूँगा जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? हम सबको पता है रुडोल्फ वर्को नाम के साइंटिस्ट थे, 1855 में इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट अबाउट सेल थियरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज। कह रहे सेल थियरी के बारे में कौन सी चीज़ सही है हमारी आज की नॉलेज के हिसाब से। तो देखो, ये सबसे पहले कहता है कि सेल थियरी को अब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज सब सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर हो गए हैं, इसलिए। बेटा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेल थियरी ने ऑलरेडी बोली थी कि जो बॉडी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके भी बनी होती हैं, है ना। उसने खाली सेल थोड़ी बोला है, उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ सेल भी इंक्लूडेड है। तो प्रोडक्ट ऑफ सेल ही है तो है ये।
तो क्या उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है? नहीं है बेटा, ऑलरेडी वो इस चीज़ को इंक्लूड करती है अपने अंदर। कह रहा है कि जो मॉडिफाइड सेल थियरी है उसके अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब केपेबल हैं रिप्रोड्यूसिंग के। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रिप्रोडक्शन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ये मत बोलना भाई बीमारी है जिनके, है ना, या फिर मेल हनी बीज, है ना। ये सारी बातें बेटा अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक इंसान के पास, एक ऑर्गेनिज्म के पास बेसिकली सेल है तो कहीं ना कहीं वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। Cell theory does not hold good because all the living beings, example viruses, do not have cellular organization, है ना। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, सी स्टेटमेंट। कह रहा है कि वायरसेस के लिए ये सेल थियरी इतनी ढंग से होल्ड नहीं करती बिकॉज उनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, सेल ही नहीं है पूरा, तो कहाँ से करेगी। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। सेल थियरी मीन्स दैट ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स वेदर और नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। कह रहे हैं कि सेल थियरी जो है वो कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल तो होगा ही, चाहे वो रिप्रोड्यूस करे या ना करे। बिल्कुल सही बात है बेटा। मेल हनी बीज का एग्जाम्पल ले लो, है ना। रिप्रोडक्शन कर सकती है क्या? वर्कर हनी बीज, सॉरी मेल नहीं, है ना, बार बार मेरे मुंह से मेल निकल गया। जो वर्कर हनी बीज हैं वो बेटा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनकी बॉडी के अंदर कोई सेल नहीं होगा, बिल्कुल होगा उनकी बॉडी के अंदर सेल भी। आ रही है बात समझ में? तो चाहे वो रिप्रोड्यूस करे या ना करे, लेकिन सेल थियरी कहती है अगर जिंदा है तो सेल होगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। कह रहा है कि नेम स्लेडिन एंड श्वान किससे एसोसिएटेड है? तो इससे सड़ा हुआ क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आ सकता बेटा। बी ऑप्शन, सेल थियरी से एसोसिएटेड है। तो यार ये कंसेप्ट कैसा लगा आपको बताना मुझको एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रखा, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, है ना, लेकिन धीरे धीरे बेटा हम 20 मिनट्स पे भी आएंगे। तो बस मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बताओ मुझे कौन सा टॉपिक आपको चाहिए दिल से, शिद्दत से, जिसमें आप सफ़र कर रहे हो, एंड उसी टॉपिक पे बेटा आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए यार पढ़ाई करो। बाय।